गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बिल्कुल जोर शोरों से चल रही होगी। तो कल हम लोगों ने बॉटनी को कवर किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप बाद में जाके क्वेश्चन लगाया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज हम लोग जूलॉजी को स्टार्ट करेंगे और जूलॉजी को आज ख़त्म करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है। दो चीज़ पहले ही सुन लीजिए ध्यान से इस वीडियो देखने से पहले। एक चीज़ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। दूसरी बात, जहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा नहीं जा सकता। आपको पता है कि जूलॉजी भी बहुत ज़्यादा डीप है, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो मैं बोलते जाऊँगा, आपको सुनना है, वीडियो पॉज करना है, लिखना है। प्लस ये देखिए 30 पेज का नोट्स है। अब 30 पेज के नोट्स में आप 7 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था उसको मैंने लिखा है। बाकी मैं आपको 11-12 की एनसीईआरटी अभी पूरे तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल अंडरलाइन कराऊंगा। इस 30 पेज को कवर करने के बाद हम लोग पूरे तरीके से 11-12 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे और आपको मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताऊंगा जूलॉजी में कहाँ से पढ़ना है, क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है। और अब आप बोलिएगा कि आप क्यों एनसीईआरटी को भी क्यों इसमें फॉलो करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप जाके देखिएगा कि पिछले 1 से 1.5 साल में बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहा है उसमें जूलॉजी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहा है और 11-12 से ही पूछ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब इस पर फोकस करना पड़ेगा। आज के आज जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो एनसीईआरटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस पॉज करके तभी के तभी नोट्स लिख लीजिएगा तो वापस ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले कॉपी की ये 30 पेज को ख़त्म करते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी पे रीच करेंगे 11th की और 12th की। तो सबसे पहले विटामिन को देखते हैं। विटामिन में भी क्या इंपॉर्टेंट है। विटामिन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी जो है बॉडी में ट्रेस अमाउंट्स में रहते हैं, ठीक है। और हम उसको बाहर से या फिर कुछ कुछ चीज़ सिंथेसिस किया जाता है, बॉडी सिंथेसिस करती है, या फिर कुछ हम लोग बाहर से उसको देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। तो फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? कड़े, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। आपको याद कैसे रखिएगा? या तो कीड़ा याद रखिए या तो कड़े याद रखिए। फैट सॉल्युबल हो गए कड़े, ठीक है, कड़े, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। वाटर सॉल्युबल हो गए बीसी। अब इसमें क्वेश्चन या तो पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर फैट सॉल्युबल, या फिर सबके नाम से। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी वन का थाइमिन, ए की कमी से रतौंदी होती है, विटामिन बी वन की कमी से थाइमिन, रेबोफ्लेविन, विटामिन बी टू बी3 के नियासिन, इसके कमी से पेलेग्रा, पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन जो स्किन और बाल वगैरह जो झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया, विटामिन बी12 की कमी से परनीसियस एनीमिया, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है, ठीक है। और विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो ये विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको याद रखना विटामिन बी1, 2, 3 इसमें से ज़्यादा आजकल टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल कौन है तो बीसी, फैट सॉल्युबल कौन है तो कीड़ा या कड़े, ठीक है। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरॉल, स्टेरिलिटी। गांव में बहुत लोग टोकते हैं, क्यों? क्योंकि बाल बच्चा नहीं होता है तो इसीलिए स्टेरिलिटी। तो टोको क्यों टोकते हैं? स्टेरिलिटी के कारण टोकते हैं। टोकोफेरॉल, स्टेरिलिटी, विटामिन ई, ठीक, क्लियर कट। विटामिन के फाइलोक्यूनॉन ब्लड क्लॉटिंग टाइम को ये बढ़ा देता है, तो ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा विटामिन के किस चीज़ से रिलेटेड है? क्लॉटिंग फैक्टर से। अगला टैक्सोनॉमी पे आते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आर एच विटेकर ने दिया था। इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया था? तो प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया, आपको अच्छे से पता है। अब एक एक करके देखते हैं। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया, इसके सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। मोनेरा कैसे होते हैं? तो सिंगल सेल्ड होते हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो बोलिए मेरे साथ, मोनेरा में कौन कौन है? बैक्टीरिया है, ठीक है, सोल मेंबर्स, ठीक है। सेल वाल जो है सो बैक्टीरिया का किस चीज़ का बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। वही अगर आपसे मैं फंजाई का पूछूं तो आपको पता है किस चीज़ का बना है? काइटिन का, ठीक है। माइकोप्लाज्म जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना है सबसे जो एसिडिक कंडीशन हो गया, थर्म वेंट्स हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो यही एनसीईआरटी की लाइन है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन हैविंग। तो यही है, डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर भी होता है क्योंकि ताकि वो उसको डिफरेंट कंडीशन में वो रखता है, क्या कहते हैं, डिफरेंट कंडीशन में एडेप्टेशन के लिए उसको अडेप्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया के पास सबसे खास बात जो है ये इसका ये पता होगा आपको एग्जांपल मिथेनोजेंस के बारे में। ये जो चारा वगैरह जो चबाते हैं, जो क्या हो गया वो एनिमल्स, उस टाइप के एनिमल्स जो चबा के खाते हैं, उसको आप लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल। तो रूमिनेंट्स एनिमल के अगर गट को आप चेक कीजिएगा तो उसमें मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, वो आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक है।
रेजोबियम के बारे में आपको पता होगा कि रेजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये कैसा रिलेशन बनाता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मैंने आपको कल भी बताया था किस किस के बारे में, तो अलगी और फंजाई मिल के जो लाइकन्स बनाते हैं ये भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक मतलब हुआ दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, तो लेग्यूम प्लांट्स के साथ, और किस चीज़ में हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है एक चीज़ पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट एनसीईआरटी अभी दिखाऊंगा, उसमें हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट का क्या काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रोटिस्ट, इसमें प्रोटिस्ट का एग्जांपल पूछेगा तो सिंगल सेल जितने भी यूकैरियोट्स हुए सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्ट के अंतर्गत। क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोड इसके टाइप हैं। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछ देगा डाइनोफ्लाइजिलेट्स इज एन एग्जांपल हो, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटिस्ट। ठीक है, अब मैं कैसे इसको याद करता था, तो CDES प्रोटिस्टा का, C फॉर क्रेसोफाइट्स जिसके अंदर डाइटम्स होते हैं, और डाइटम्स को ही चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस बोला जाता है। डाइटम्स आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये लाइन अभी एनसीईआरटी दिखाऊंगा, समझ में आएगा। तो क्रेसोफाइट्स मतलब डाइटम्स, CD डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनाइट्स और स्लाइमोड्स, ये याद रखना है। प्रोटिस्ट का कोड बना लीजिएगा CDES, क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनाइट्स, स्लाइमोड। अगर डाइटम्स भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो सब एक ही। ठीक है, प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा का, जो कि मलेरिया काउज करता है इंसान में। ठीक है, अब फंजाई पे आ जाइए। फंजाई की स्टडी आपको पता है, माइकोलॉजी। फंजाई का सेल वाल किससे बना है, काइटिन से बना है। फंजाई किस टाइप के नेचर के हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अब ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं, एसेक्सुअली भी करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कल को स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ देगा कि फंजाई रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली प्रोडक्शन या एसेक्सुअल, तो बोथ। ठीक है, इसके टाइप होते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। आपको चारों का नाम याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है, बाय द वे अगर कल को क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे याद करता हूँ, तो फिर फाइकोमाइसिटीज को मारो, फाइकोमाइसिटीज को मारो, म्यूकस, एल्ब्यूगो, राइजोपस। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज कर सकता है कैन, क्लेविसस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। बेसिडोमाइसिटीज बापू। ठीक है, बापू, अस्टेल्टिगो पक्सिनिया। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज एगरिकस, और डिट्रोमाइसिटीज कैट, क्लोरीटाइक्रम अल्टरनिया करके है। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बता दिया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज। पूछेगा किसका है, तो याद रखना है फंजाई का है। ठीक है, टाइप अभी एनसीईआरटी में एक बार दिखा दूंगा। माइकोराइजा किस किस का है, तो फंजाई प्लस हायर प्लांट का जो एसोसिएशन है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। लाइकन्स, अलगी और फंजाई का एसोसिएशन को बोलते हैं, आपको पता है अच्छे से। अब आइए एनिमल किंगडम। जब एनसीईआरटी अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होता चलेगा। बस एक बार मेरे साथ एनिमल किंगडम में सीरियसली एकदम बिल्कुल दीवार के सहारे ना बैठे, एकदम बिल्कुल अच्छे से सुने, एकदम ध्यान के साथ। तो आइए एनिमल किंगडम। सेलुलर लेवल पे देखिएगा तो स्पॉन्जेज जो होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं। टिश्यू लेवल पे आइएगा तो सिलेंट्रेट तक जो है वो टिश्यू लेवल पे। ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थेस वगैरह सब हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो मेन है, देखिए धीरे धीरे करके आप ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं। तो एनिलिड्स, ऑर्थोपोड, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा। अब आपको पहली बात तो सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्योंकि हम लोग को मैंने पहले ही इसको पढ़ा हुआ है तो मेरे को याद है। तो आप भी इसको 2-3 बार बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है। तो नीचे से ऊपर चलते हैं। तो देखिए प्रोटोजोआ से चलिएगा तो एकदम सबसे मतलब लो लेवल का होगा, और कॉर्डेटा में आइएगा तो सबसे हाई लेवल के होंगे। तो यही सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में सेलुलर लेवल पे स्पॉन्जेज, टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेट्स, ऑर्गन लेवल पे प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इन सब में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन आपको पता है 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ठीक है, ये सब चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कैसा होता है। क्लोज टाइप मतलब अंदर से ही जो पूरा जो भी हुआ ब्लड जो पंप हुआ वो इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब सिमेट्री आ जाएगा, एसिमेट्रिकल आ जाता है। एसिमेट्रिकल मतलब बीच से काटिएगा तो अलग अलग सिमेट्री बनेगी, तो वो हो गया एसिमेट्रिकल। रेडियल हो गया कि किसी भी तरीके से काटिएगा तो सब में सेम आएगा, वो हो गया रेडियल। और बायलैटरल हो गया किसी एक एंगल मतलब एक तरह से करिएगा तो दोनों तरफ से सेम सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल जो है वो स्पॉन्जेज होते हैं। रेडियल सिलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स, इकाइनोडर्मेटास। बायलैटरल में एनेलिडा, ऑर्थोपोडा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन एक बार कोशिश कीजिएगा कि देख लीजिएगा इसमें से जहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें से आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है एनिमल किंगडम से वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। बट पहले आप ये देख लीजिए कि स्पॉन्जेज जो होते हैं सेलुलर लेवल के होते हैं, टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेट्स, ऑर्गन लेवल पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है,
अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, ये सब देखिए रटने वाला है तो इसको आपको रटना पड़ेगा। अब देखिए एक आता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, दोनों के बीच में अंतर किस चीज़ का होता है? तो अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, इसके जगह पर कोई पाउच प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, तो वो कहलाता है डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में अंतर पता है? मीजोडर्म लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीजोडर्म लेयर नहीं है तो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हो जाएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक है। अब सिलोम के आधार पर हम लोग सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सीडोसिलोमेट्स, तो आंसर चला जाता है एस्केलमेंथिस, ठीक है। आपको बस याद रखना, एक नज़र देख लें एनिमल किंगडम, क्योंकि सिलेबस में कल को पूछ देगा तो फिर आपको ये ना रहे कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है। सिलोम क्या होता है कि बॉडी का जो वाल होता है और गट वाल, इसके बीच का जो जगह होता है कैविटी, इसमें सिलोम रहता है। तो अगर सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट्स कहलाएगा, सिलोम नहीं है तो एसिलोमेट्स कहलाएगा, और सीडो टाइप का है तो सीडोसिलोमेट्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है तो वही नोटोकॉर्ड टाइप का वो हो गया रॉड लाइक स्ट्रक्चर, अगर प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेटा कहलाएंगे इसका, जो हम लोग हैं, ठीक है। अब आइए एक एक करके जो मैंने आपको जो नाम बताया उसको देख लेते हैं। पोरीफेरा, इसके अंदर में चेनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, चेनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स चेनोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, और स्पॉन्जिला को फ्री वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाके देखिएगा। तो पोरीफेरा, चेनोसाइट सेल प्रेजेंट, स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है, और यू स्पॉन्जिया, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा में सिनेडोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है कैप्चर करने के लिए प्रे वगैरह को। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, पॉलिप फॉर्म में और मेडुसा फॉर्म में। पॉलिप मेडुसा में जो पॉलिप कन्वर्ट होता है मेडुसा में एसेक्सुअली, और मेडुसा कन्वर्ट होता है पॉलिप में सेक्सुअली, ठीक है। इतना याद रखिएगा। पाम से पॉलिप बना मेडुसा से एसेक्सुअली, मेडुसा से बनेगा पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। इतना याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा हो गया। टेनोफोरा, इसके में एक प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस की, रात को चमकने की, ठीक है। इतना याद रखिएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस, अब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, कोई एमबीबीएस करना नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल फ्लैट वर्म्स, तो फ्लैट वर्म्स पूछेगा किसका? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। एस्केलमेंथिस का राउंड वर्म। तो 4 नंबर और 5 नंबर अभी तक में अगर आपको जो लगता हो कि सब कुछ मुश्किल था तो जो क्या याद रखना चाहिए, तो अभी तक में आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथिस याद रखना चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब फ्लैट वर्म, एस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म, ठीक है। उसके बाद एनिलिडा मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है सेगमेंट में अब आना शुरू हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। एनिलिडा में का एग्जांपल याद रखना होगा आपको अर्थवर्म। तो 4, 5, 6 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के लिए एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, ये याद रखना होगा। और आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल होता है हनी बी और सिल्क वर्म, ठीक। अब आगे चलिए। सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो मोलस्का होता है, इसका एग्जांपल हो गया पीला या ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा आपको, सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। अभी पहली बार आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मुझे पता है। पहली बार ये चीज़ जब मैंने भी पढ़ी थी तो एकदम ऊपर से गया था, इसको 2-3 बार देखिएगा एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, याद रखना है। हेमिकॉर्डेटा किस टाइप का होता है? वर्म टाइप का होता है। कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। इसमें डिवीजन है, नाम सुना होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कि स्कोलियोडॉन किसको बोलते हैं, तो डॉग फिश को। ये सब चीज़ याद रखिएगा। और कॉर्डेटा में मैमल्स आता है जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एनिमल किंगडम की। इसको जब एनसीईआरटी से अभी हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए सेल बायोलॉजी। सेल क्या है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सिल्डन और स्वान ने। सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यूक्लियस के बेसिस पर हम लोग 2 भाग में बांटते हैं सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब क्या हो गया? पुराना, ठीक है, और यू मतलब हो गया नया और ट्रू। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस लिख दिया। यूकैरियोट्स किस टाइप के होंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स कैसे हो जाएंगे? यूनिसेलुलर। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियोलोलस का क्या काम होता है? तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट होगा। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है। तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो क्या बोलिएगा? राइबोसोम, ठीक है। सेल वाल आपको अच्छे से पता होगा कि सेल वाल क्या है। अब इसमें अलग अलग किसका किस चीज़ से बना है, जैसे बैक्टीरिया का पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? बैक्टीरिया का सेल वाल किस चीज़ से बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। फिर आपको पूछ देगा फंजाई का किससे बना है? तो काइटिन से। अभी हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है, जो आने लायक क्वेश्चन है उसको करना है, ठीक है।
अब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं, RER SER। बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन सिंथेसिस में कौन, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, याद रखिए। ER दो टाइप के, RER SER। RER क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में, SER क्या होता है, तो लिपिड सिंथेसिस में, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सिस्टर्न है। वही अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनल यूनिट पूछे तो क्रिस्टी, फोल्डिंग्स होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी का फंक्शनल यूनिट सिस्टर्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एटीपी, एटीपी का जानते होंगे आप, एटीपी जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत अहम रोल होता है। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वैक्यूल्स जो कहते हैं, जिसको गार्बेज ऑफ सेल कहते हैं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है, और सेल का जो सबसे बड़ा योगदान रहता है, सेल जो फूला रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स का योगदान रहेगा, अप टू 80 to 90%, ठीक है। सेंट्रोजोम वगैरह सब आपको पता है कि जो फिलामेंट वाला जो पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन सब बनाने में सेंट्रोजोम का रोल होता है। न्यूक्लियस किसने वो किया था डिस्कवरी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। वही अगर आपसे राइबोसोम पूछेगा तो बताइए क्या होगा, राइबोसोम किसने किया था। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्रोमोसोम, जैसे वाल्डेयर ने किया था। फिर आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर लाइजोसोम किसने किया था। तो ये सब चीज़ साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको सेल में ही आपको पता है कि माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो माइटोसिस में आपको पता है कि क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। मियोसिस में भी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन मियोसिस दो भाग में आता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो सबसे बड़ा फेज होता है वो होता है प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, पिछले 3-4 बार से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इसमें 5 स्टेज होते हैं, याद रखिएगा, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। अब देखिए क्या है, लालू जाए पटना दीपिका देखे, लालू जाए पटना दीपिका देखे, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब पहले में होता क्या, मानिए कोई कपल है, ठीक है, वो पहले मिला तो उसको गुलदस्ता दिया, तो बुके स्टेज पहला वाला जो होगा इसमें क्रोमोसोम बुके स्टेज में। अब जैसे गुलदस्ता दिया तो अगली बार क्या होगा, पेयरिंग होगा, क्या होगा, पेयरिंग। तो पेयरिंग स्टार्ट ऑफ क्रोमोसोम जैगोटीन में, पहले गुलदस्ता, बुके स्टेज किस में, लेप्टोटीन में, जैगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट, ठीक है। और जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होती है तो एक कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बन जाता है जिसको कि बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अभी मैं एनसीईआरटी में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या हो गया, लेप्टोटीन में बुके स्टेज, जैगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हुआ, पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके चैस्माटा बनना शुरू हो जाते हैं। चैस्माटा मतलब एक्सेप्ट, मतलब यहाँ तक क्या हुआ था, गुलदस्ता दिया था, फिर पेयरिंग हुई, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई, अब दोनों के बीच में कट्टी हो गई, अब दोनों के बीच में झगड़ा, और डाइकाइनेसिस में पूरे तरीके से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, लालू जाए पटना दीपिका देखे, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अभी एनसीईआरटी दिखाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे अब माइटोसिस, जो हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं उसमें आप देखिएगा कि पहला स्टेज होता है G1, फिर S, फिर G2, फिर M, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस है G1, S, G2, M। अब देखिए G1 क्या है, सेल यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। एक होता है G0 स्टेज, इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज, यहाँ पर सेल जो है अरेस्ट हो जाता है, मतलब किसी टाइप का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। S फेज इंपॉर्टेंट है, S फेज से क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे DNA का कंटेंट जो है डबल हो जाता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये याद रखना है, पूछेगा कि किस फेज में जो है सेल इनएक्टिव रहता है, तो G0 फेज में, और किस फेज में जो है तो DNA डबल हो जाता है, तो S फेज में, ठीक है। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 का सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इसका ट्रिक लालू जाए पटना दीपिका देखे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बुके बना, ठीक है, बुके बना, पेयरिंग हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सेप्ट चैस्माटा बने, एक्सेप्ट चैस्माटा खत्म हो गए, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जहाँ से फोकस कर रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं लेके आया हूँ। मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए डीएनए से आरएनए बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और वही आरएनए से डीएनए बनना तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। इसके लिए जो है बाल्टीमोर वगैरह और मूरे करके थे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था, क्योंकि एक तो इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट था, सेल्फ पॉलिनेटेड था, इजी टू कल्चर था, ठीक है। और उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर हाइट, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना है। मेंडल का जो लॉ था वो 3 था, आपको पता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपसे कोई डीप में पूछने नहीं जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब होता है कि मानिए 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, जैसे ये है, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जस्ट इसका उल्टा एक चीज़ पढ़िएगा, लिंकेज है। टेंडेंसी होती है जीन की कि साथ अगले जनरेशन में भी साथ जाने का, वो होता है लिंकेज, और होता है अलग अलग जाने का, वो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। लिंकेज ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम तो लिंकेज ज़्यादा, ठीक है। और लिंकेज जो हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैप बनाते हैं, तो वही आप जीनोम मैपिंग देखिएगा, तो इसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन, छोटा सी बड़ा एम, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए डीएनए आरएनए कल हम लोगों ने देखा था, फिर से देख लीजिए। डीएनए मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या होता है, एटीजीसी होता है, ठीक है। और इसमें एक होता है, नाम सुना होगा आपने, प्यूरिन्स, ठीक है, और एक सुना होगा पिरामिडिन्स। तो एजी जो है एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स होते हैं, और जो इसके अलावा बच गए टीयू, ये सब पैरामिडिन्स होते हैं। प्यूरिन और पिरामिडिन ये नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, ठीक है। तो डीएनए में थाइमिन होता है, क्यों? क्योंकि डीएनए कम रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक के लिए, और अगले जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम डीएनए का यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जेनोटाइप मतलब हो गया जेनेटिक मेकअप, जीन कैसा है वो किससे पता चलेगा? जेनोटाइप से। वही फिनोटाइप मतलब हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, देख के बता सकते हैं लंबा है छोटा है, तो वो हो गया फिनोटाइप, ठीक है। एलील हो गया अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द जीन, ठीक है, तो याद रखिए, जैसे ड्वार्फ हो गया, टॉल हो गया, ये सब एलील हो गया। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर दोनों बड़ा टी है तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया तो ये भी डोमिनेंट हो गया। ये हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रो मतलब अलग अलग टाइप का है, ठीक है, लेकिन डोमिनेंसी इसमें टॉल है, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस मतलब हो गया सेम, ठीक है, कल भी बताया था। रेसेसिव मतलब हो गया जो डोमिनेंट नहीं कैरेक्टर्स है वो जहाँ पे होगा, दैट इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। जंपिंग जीन्स आपने पढ़ा होगा कि मैडम बारबारा मैकक्लिंटन के द्वारा है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जंप करते हैं, तो जंपिंग जीन्स इसी को कहा जाता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो बारबारा मैकक्लिंटॉक, या फिर आपको ये बताना होगा कि जंपिंग जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का दूसरा नाम है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको डीएनए आरएनए के बारे में अभी बता दिया, ये डीऑक्सी राइबो, ये राइबो, ये मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। इसमें एटीजीसी होता है और यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, और ये थाइमिन ज़्यादा स्टेबल करता है डीएनए को, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस मैंने बताया आपको, प्यूरिन्स एजी और पिरामिडिन्स टीयूसी, ठीक है। थाइमिन होता है डीएनए में, यूरेसिल होता है आरएनए में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक, अभी रिसेंट में इनकी जो है सो डेथ हो गई है, ये चीज़ अभी न्यूज़ में था, तो हो सकता है इसलिए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपसे पूछ ले कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। अगर बेस सीक्वेंस में चेंज हुआ तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एरर इन डीएनए कॉपिंग उसको कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है तो दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, और अगर बहुत बड़ा मतलब पूरा एक सेट में ही चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है, याद रखिएगा, जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। अब एक आपने नाम सुना होगा जेनेटिक कोड का, ठीक है, जेनेटिक कोड का इस बार बीपीएससी ने पहली बार क्वेश्चन दिया है अभी तक इतने सालों में, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, तो ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है यूनिवर्सल लिविंग सेल को ताकि कोडिंग करने के लिए। टोटल 64 जो है वो कोडोन्स हैं, ठीक है, याद रखना है। और कोडोन का नेचर क्या होता है, तो याद रखिएगा कि यूनिवर्सल होते हैं, इनका नेचर ट्रिपलेट होता है, मतलब 3-3 करके पाए जाएंगे, जैसे ABC, ठीक है, इस टाइप से 3 करके, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बोलेगा कि स्टार्ट कौन करता है, तो स्टार्ट कोडन किसका, स्टार्ट कोडन का एग्जाम्पल कौन है, तो AUG स्टार्ट कोडन का एग्जाम्पल है, और AUG किसको कोड करता है, तो मिथियोनिन एमिनो एसिड को। 3 स्टॉप कोडन है, याद रखिएगा, UAA, UAG, UGA, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्ट कौन करेगा, तो AUG जो कि कोड करता है मिथियोनिन, और स्टॉप कोडन कौन है, तो 3 है, UAA, UAG, UGA। बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस बार का बीपीएससी 71 का क्वेश्चन था। हम लोगों ने इससे पहले भी, अगर आप देखा होगा आपने वीडियो, तो बायोलॉजी में मैंने उससे पहले भी कहा था कि स्टार्ट कोडन स्टॉप कोडन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आ गया, तो प्लीज़ इसको जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट कोडन AUG, स्टॉप कोडन UAA, UGA और UAG, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दिया था, तो सटन एंड बोवेरी ने। इन्होंने ही बताया था कि जीन और क्रोमोजोम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पैरेलल है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दिया है कि यहाँ पे दिया होगा कि जीन ऑकर्स इन पेयर, क्रोमोजोम ऑकर्स इन पेयर्स, ऐसे करके दे रखा होगा। तो आपको याद रखना कि क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दिया था, तो सटन एंड बोवेरी ने।
अब एनसीईआरटी की एक लाइन है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क देके छोड़ रखा है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फादर नॉट इट्स बाय मदर। तो देखिए ये कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अगर जब भी क्रॉसिंग होगी तो दोनों में से कोई एक आएगा। तो मैं पहला एक एग्जाम्पल मानता हूँ कि मेल में से एक्स आया है, ठीक है, तो फीमेल में से एक्स आया, ठीक। तो ये क्या होगी, फीमेल बनेगी, ठीक है, डन। अगर मेल में से वाई आएगा, फीमेल में से तो एक्स ही आएगा, तो ये बनेगा मेल। तो ये डिपेंड, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये एक्स एक्स था और ये एक्स वाई था, मतलब मेल का जो आएगा वो बनेगा, क्योंकि फीमेल का तो एक्स एक्स कॉमन ही है। तो इसमें से दोनों बार भी देखेगा तो एक्स ही आएगा। मेल में से अगर इसमें से एक्स आ गया और इसमें वाई आ गया तो ये फीमेल बनेगी, ये मेल बनेगा। तो यही बताना चाह रहा है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई इट्स फादर नॉट बाई इट्स मदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब एसेंशियल एमिनो एसिड का यहाँ पे एग्जांपल है, देख लीजिए, फिनाइलएलेनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लेजिन, हिस्टाडीन एंड अर्जिनिन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको एसेंशियल याद हो गया तो नॉन एसेंशियल ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आइए। इसमें देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलेटल बोन्स मसल्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो आपको पता है कि लिगामेंट्स क्या होता है, बोन को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, बोन और मसल को जो जोड़ता है उसको टेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। बोन में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए या कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में तो कैल्शियम फॉस्फेट को आप ज़्यादा वो दीजिएगा। स्कल में अपने 22 बोन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 8 क्रेनियल और 14 फेसियल, ये इंपॉर्टेंट है, स्कल का पूछता है। रिब्स जो है अपने 12 पेयर होते हैं। तो इतना याद रखना है कि 8 से 12 तक जो है उसको फॉल्स रिब बोलते हैं, 8 से 12 तक को फॉल्स रिब बोलते हैं। सबसे छोटा बोन कौन होता है, कान का बोन, स्टेप्स। आपको पता है कि हमारे कान में 3 बोन है, मेलस, इनकस, स्टेप्स, मेलस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटा है। सबसे बड़ा बोन जो होता है हमारा थाई बोन, जिसको कि फेमर बोलते हैं, ठीक है। मसल अगर पूछ दे सबसे लंबी मसल तो मैक्सिमम ग्लूटियस करके होता है, याद रखना है। अब इसका हड्डी का डिसऑर्डर आपको पता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ओल्ड एज में जो होता है वो जो है घुटना वगैरह से जो है सो हड्डी जो है सो घिसने लग जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, डीजनरेशन। आर्थराइटिस होता है, स्वेलिंग वगैरह जो गाउट्स वगैरह का हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। एक हो जाता है गाउट, GOUT, गाउट मतलब हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। स्कल के में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो पाइवट जॉइंट। एल्बो में हिंज जॉइंट। थंब हो गया, कार्पेल वगैरह में सैडल जॉइंट। फेमर वगैरह में हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ह्यूमन डेंटल फार्मूला आपको पता होगा, 2123/2123। 2 हो गया इंसीजर, ऊपर 2 नीचे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, और इनका पेयर्स में पाया जाता है। इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 2123/2123 ये होता है डेंटल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए अपना नाक का जो ऊपर वाला है, इसको ऐसे हम आराम से घुमा लेते हैं ना, तो डेट कैन बी बेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, यही हो गया कार्टिलेज। तो द पार्ट ऑफ द स्केलेटन डेट आर नॉट हार्ड एज बोन्स विच कैन बी बेंट इज नोन एज कार्टिलेज, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ क्या क्या चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है। एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, ये जो अपना ऊपर वाला होता है, हाथ को जो ऊपर की तरफ घुमाते हैं, आप अपना हाथ उठाइए तो उस जो कॉलर जो जहाँ पे होता है, जिसको कि बोलते हैं ब्यूटी कॉलर बोन जो बोलते हैं, तो ये जो होता है, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड होता है। तो जैसे बूढ़े बुजुर्ग सबका अगर वो सूख जाता है तो उनको मूवमेंट में जो है दिक्कत आती है, तो क्या बोलता है डॉक्टर कि आपका सिनोवियल फ्लूइड सूख चुका है, आपको बाहर से हम इंजेक्ट करेंगे, तो इसलिए वो कहलाता है सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। कैराटीन प्रोटीन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वो स्किन, हेयर, इन सब में पाया जाता है। इनेमल अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस से भी होता है, केमिकल से भी। मैकेनिकल मतलब हम चबाते हैं जो है मतलब बड़े कर को, या फिर हम लोग जो बोलते हैं अपने मैथिली या फिर लोकल लैंग्वेज में कि बड़ा कौर या फिर बड़ा निवाला जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, डेट इज़ नोन एज मैकेनिकल। और केमिकल में इंजाइम्स की मदद से, ठीक है। अपने माउथ में टाइलिन इंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में, याद रखिएगा। HCl होता है एसेंशियल एसिड फॉर डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन जो है डाइजेस्टिव इंजाइम है। बाइल जूस जो होता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, तो लीवर से सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज किसकी तरह काम करता है, तो बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह, ठीक है। पेनक्रियाज इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपको पता है, अल्फा तो ग्लूकागॉन, बीटा तो इंसुलिन, मैंने आपको पहले भी बताया। एनसीईआरटी सीरीज में आप जाके अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पे अल्फा सेल जो है वो क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन, और बीटा इंसुलिन, ठीक है। पेनक्रियाज जो इंजाइम्स कैरी करता है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूडेनम, ठीक है। आपको बताना है स्टोमक का कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, 3 होता है स्टोमक का पार्ट, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ठीक है, बोलते जाइए मेरे साथ, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, ठीक है।
लार्ज इंटेस्टाइन का होता है सीकम कॉलन रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम कॉलन रेक्टम, ठीक है। लाइपेज कौन सीक्रेट करता है, तो पैनक्रियाज, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। पपाया अगर आप खाइएगा तो विटामिन सी मिलेगी आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको पूछा था कि विटामिन ए बी सी वगैरह B1 सब के बारे में बोला था, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अब आगे रेस्पिरेशन में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है, एल्वेलाई जो होता है मेन काम होता है इसका गैसियस एक्सचेंज। यहाँ से जो आजकल देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकला और कितना O2 कंज्यूम हुआ, इसका रेशियो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोला जाता है। और क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो पूछेगा फैट का कितना होता है, तो 0.7, प्रोटीन का 0.8, कार्बोहाइड्रेट का 1, ठीक है। कार्बन है मोनोक्साइड अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो वो क्या होता है कि उसके ब्लड में के थ्रू आता है, और ब्लड से जो जब वो मिलेगा तो वो जो ब्लड की O2 कैरिंग कैपेसिटी है उसको बिल्कुल कम कर देगा, ठीक है। 97% ऑफ द O2 जो है ये ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा, और 70% जो CO2 है वो ब्लड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई आदमी बहुत दिन तक सिगरेट पीता है तो उसका जो एल्वेलाई होता है या फिर उसका जो बोलेगा मेम्ब्रेन जो होता है वो उसका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, उसको एक बीमारी होती है, नाम है इम्फाइसीमा, ठीक है, याद रखिएगा। हाइपोक्सिया मतलब लो O2, मतलब हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब होगी जब उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। ग्लूकोज को अगर CO2 और H2O में कन्वर्ट करना है तो ये जो रेस्पिरेशन कहलाएगा, डेट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है 2 पायरुविक एसिड। तो आपसे कल को पूछ दे कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या बोलेगा 2 पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का, तो 3 कार्बन का, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप से होगा, ओपन और क्लोज्ड। ओपन किस में होगा, इंसेक्ट में, क्लोज किस में होगा, वर्टिब्रेट्स में। हार्ट अपना जो है सो देखते होंगे रिब केज के पास में एक मजबूत लेयर है, किससे इनक्लोज होता है, तो पेरिकार्डियम से, ठीक है। अगर आपका हार्ट का जो क्या बोलते हैं उसको जो धड़कने का जो है, जो लब और डब साउंड होता है, आपको पता है क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व के कारण एक लब और डब आवाज़ सुनाई देती है। बाइकस्पिड वेल्व जब बंद होती है तो लब, ट्राइकस्पिड वेल्व जब बंद होती है और खुलती है तो डब आवाज़ सुनाई देता है, और 0.2 सेकंड या 0.3 सेकंड के लिए ये आवाज़ें होती है। तो जब आपको बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व ये सब अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और आपका पूरे तरीके से मतलब बोलिए तो रिदम नहीं बनता है, तो बाहर से पेस मेकर लगाया जाता है। तो पेस मेकर जो लगाया जाता है कब लगाया जाता है, जब ऐसे नोड काम नहीं करता है, ठीक है। ऐसे नोड को ही बोला जाता है मतलब आर्टिफिशियल पेस मेकर, जो बाहर से जो पेस मेकर लगाते हैं वो आर्टिफिशियल ऐसे नोड कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर पूछेगा कि इंसान के शरीर में पेस मेकर कौन होता है, तो ऐसे नोड होता है। नाम क्या है उसका, साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया कंडीशन क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं, रन करते हैं तो हमारा हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है, डेट इज नोन एज ट्रैकीकार्डिया। बीपी जो नॉर्मल इंसान का होता है वो 120/80 होता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डिस्टोलिक। इसको मापते हैं स्फाइगैनोमीटर से, ठीक है। बीपी बढ़ा है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, लो बीपी वाले को हाइपोटेंशन बोलते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड में भी RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं। अब आपको पता है कि इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन होता है कंपोनेंट, RBC, इरेथ्रोसाइट्स, WBC हमारे जब बीमार पड़ते हैं तो ये लड़ते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सब जो है सो इसका जो अमाउंट पूछा जाता है तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 1.5 से 3 लाख जो है वो प्लेटलेट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। दो टाइप का होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आता है, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आपको पता है B सेल और T सेल, ये हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए B सेल T सेल रिस्पॉन्सिबल है। इसिनोफिल्स जो होते हैं ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक नज़र देखा होना चाहिए। ब्लड ग्रुप किसने दिया था, तो लेंस्टर ने दिया था, और ये किस पर बेसिस है, तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे बेसिस है। अब देखिए ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा 55% है, वाटर 91% है। क्या कैसे है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट जो मैंने बताया सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप कैसे मतलब पता किया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार कई जगह पूछ दिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कैसे पता किया जाता है, ठीक है। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। तो कौन डिसाइड कर रहा है, तो देखिए एंटीजन, ठीक है। एंटीजन जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। एक चीज़ पता होना चाहिए कि O जो होता है O नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और AP जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस को देखिएगा, तो हाइपोथैलेमस का काम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हार्ट रेट वगैरह, थर्स्ट वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि बॉडी टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस, दिमाग में एकदम जाना चाहिए। ब्रेन में सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो बोलेगा कि मैक्सिमम लार्जेस्ट पार्ट कौन हुआ, तो सेरेब्रम, ठीक है। फिर सेरेबेलम किस चीज़ में हेल्प करता है, तो बैलेंसिंग में, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम,
सेरेबेलम बैलेंसिंग वगैरह में जो है, पोस्चर वगैरह में सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लंगटा वोमिटिंग वगैरह सब जो सेंटर होता है वो पूछेगा तो मेडुला ऑब्लंगटा इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन में कौन कौन सा होता है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन में पॉन, मेडुला, सेरेबेलम। ठीक है, तो फोर ब्रेन में कौन कौन सा आ गया? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन में पॉन, मेडुला, सेरेबेलम। ठीक है, याद रखिएगा। मेमोरी के लिए कौन है? सेरेब्रम। ठीक है, अब देखिए कि ये चार्ट लगा दिया हूँ, ये चार्ट में सब कुछ कौन कैसे कहाँ से निकलता है ये बहुत अच्छे से, जैसे पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, ये वाला लास्ट में। और ये मैं अभी आपको जितने हार्मोन है अभी एनसीईआरटी से करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख दूंगा तो एक एक को लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए अब एनसीईआरटी से कराऊंगा। तो ये जो हमारा था लिखा हुआ पार्ट ये कवर हुआ। अब आइए एनसीईआरटी 11, 12 को अच्छे से निचोड़ा जाए। ठीक है, तो अब देखिए एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में देखिए यही बोल रहा है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल आप देख रहे हैं क्या? यहाँ पे बोल रहा है स्पॉन्जेज में, स्पॉन्जेज में सेलुलर लेवल, यहाँ पे ये देखना है टिश्यू लेवल, ये सब देख अच्छे से। ऑर्गन लेवल बोल रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस और हायर लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या याद रखेगा कि सेलुलर लेवल कहाँ होता है? स्पॉन्जेज में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि सेलुलर स्पॉन्जेज में किस टाइप का? तो सेलुलर लेवल। ठीक है, यहाँ से ओपन क्लोज टाइप जो मैंने बताया, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। ये जो मैंने आपको बताया सीडोमेट्स कहाँ होता है? एस्केलमेंथिस में। ये सीडोसिलोम कहाँ होता है? एस्केलमेंथिस में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए, सेलुलर लेवल कहाँ है? पॉरीफेरा में। रेडियल कहाँ है? टेनोफोरा सिलेंट्रेटा में। ठीक है, बायलैटरल सीडोसिलोमेट्स एस्केलमेंथिस में। बस इसको देख लिए। और ट्रू सिलोमेट्स कौन होता है? तो एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो ये चीज़ अगर आप देख लेते हैं तो ये अगर डायग्राम देख लिया तो ऊपर वाला कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक एक करके मैंने बताया था पॉरीफेरा में चेनोसाइट्स पाए जाते हैं, देखिए। ठीक है, सिलेंट्रेटा में मैंने आपको बताया था सिनेड्रिया में जो होता है वो पाया जाता है सिनेडोब्लास्ट डिफेंस के लिए। ये देखिए, ये दे रखा है कैप्चर और प्रे। ठीक है, टेनोफोरा में देखिए मैंने बायोलुमिसेंस बताया था, वो चीज़ है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, टेप वॉर्म वगैरह सब जो था। ठीक है, एस्केलमेंथिस में राउंड वॉर्म। ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल वही चीज़ पूछेगा, इतना डीप जाएगा ही नहीं आपका। ठीक है, एस्केलमेंथिस में राउंड वॉर्म। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए होता है। मोलस्का जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का। ठीक है, इकेनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ये भी लिखा हुआ है इकेनोडर्मेटा में वाटर। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख दीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, यहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हेमिकोडेटा में वर्म लाइक एनिमल बताया था, और कॉर्डेटा तो एकदम हो गया सारा कुछ इसमें। कॉर्डेटा में देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, फेरिंग्स गिल स्लिट्स होता है, हार्ट वेंट्रल होता है। इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, आप खामखा परेशान होइएगा। ठीक है, और ये वर्टिब्रेटा का एक बार डिवीजन मन किया तो देख लीजिए, ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब आइए सेल में। तो सेल में देखिए, सेल में क्या पूछ रहे हैं? तो सेल इज़ द वही बोल रहा है फंक्शनल यूनिट। ठीक है, एबी लुएनहुक ने जो पहली बार सेल को देखा और उसने डिस्क्राइब किया सेल को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा होगा। सेल थ्योरी किसने दिया? तो सिल्डन स्वान ने, ये देखिए दे रखा है। ठीक है, सेल्डन स्वान ने जो है सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। और सेल थ्योरी क्या समझा जाता है? ऑल लिविंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें मैं यही चीज़ बोलेगा कि एनिमल सेल में एक पाया जाता है सेंट्रियोल, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो याद रखिएगा कि एनिमल में पाया जाता है सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के बेस पर मैंने आपको बता दिया था, बैक्टीरिया के चार्ट जो होते हैं वो शेप पर बेसिस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाएगा। तो आप क्या बोलेगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिली, कोकी, विब्रियो और स्पिरिला। बेसिलस कैसा होता है? तो रॉड शेप्ड, कोकस होता है स्फेरिकल शेप्ड, विब्रियो होता है कॉमा शेप्ड। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपने स्टेन को जो है ना वो रिटेन करते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो अपने स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह मैंने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो वो रेप्लिकेशन कहलाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से आरएनए बनेगा तो वो रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। राइबोसोम मैंने आपको बताया था, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब राइबोसोम भी होते हैं 70S होते हैं, 80S होते हैं, वो आपको उतना नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि राइबोसोम भी होते हैं, उनका काम होता है
प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मैंने आपको बताया जिसके अंतर्गत ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख लीजिए। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है, ठीक है। सेल डिवीजन में सेंट्रियोल हेल्प करता है। एनिमल सेल, इन सब के बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर रही है, ठीक है। ये चीज़ कई बार मतलब पूछा लेता है कि लिपिड किस टाइप में अरेंज होता है, तो याद रखेगा लिपिड जो है वो बाय लेयर में अरेंज होता है। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखेगा लिपिड जो है बाय लेयर में अरेंज होता है। और पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा कि प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, क्वेश्चन अगर पूछ ले तो, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कल को पूछ ले तो सिंगर एंड निकोलसन ने, ये याद रखिएगा, ये जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर मैंने सेल वाल आपको सबका सब कुछ का बता दिया था कि काइटिन जो होता है वो फंजाई का सेल वाल, वही अगर पूछ ले आपको बैक्टीरिया का तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। फिर ईआर मैंने बता दिया था, रफ ईआर जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, आरईआर जो होता है देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। वैक्यूल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये देखिए वही जो बोला था, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सब में इसमें अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल ये कंटेन करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि क्या कहा जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको क्रिस्टे बताया था, यही रहा क्रिस्टा, जो फोल्डिंग्स होते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। प्लास्टिड जो होता है वो उसको जो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट में जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आपको एक चीज़ याद रखना है, लिकोप्लास्ट को बोला जाता है कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ आप बाकी ये चीज़ आपको बताया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। न्यूक्लियस जो है, और फिर इसको किसने डिस्कवरी किया था, तो वही रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये सब बेसिक है, आप इसको आराम से अपना खाली टाइम में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर क्रोमोजोम देखिए, अगर ये क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम किससे मिलकर बना है, तो क्रोमैटिन से। और क्रोमैटिन का अगर कल को आपको कंपोजिशन पूछ ले तो याद रखिएगा कि इसमें डीएनए भी होता है और इसके में हिस्टोन होता है। हिस्टोन जो होता है ना पॉजिटिव प्रोटीन्स होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। और दो क्रोमोजोम जो देखिए जो बीच में जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसको कैनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैनेटोकोर। अब ये सब जो नाम आप सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये कुछ नहीं है, ये मानिए क्रोमोजोम है। अगर किसी में ये पोर्शन यहाँ से हम ऐसा बन गया, कोई एक पोर्शन छोटा, एक पोर्शन बहुत बड़ा, एक पोर्शन बिल्कुल छोटा, एक पोर्शन बहुत बड़ा, एक पोर्शन बीच में, तो उसी बेसिस पर है। मेटा मतलब हो गया कि मिडिल, बीच से काट दिए, सब मेटा हो गया, एक बड़ा एक छोटा। एक्रो मतलब हो गया एकदम छोटा, और एक मतलब एक ही छोर बचा, तो डेट इज नोन एज टेलोसेंट्रिक, ठीक है। टर्मिनल सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर इसको हम 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। वही चीज़ देखिए, एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहले इसको छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। ये आपका ये वाला चैप्टर हो गया सेल। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड में बताया था तब कि एडेनिन गुआनिन के बारे में कि ये प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो बच के वो पिरामिडिन्स होते हैं, ठीक है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब चीज़ तब मैंने आपको बताया था। डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका डीएनए जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है। ये सब चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर एक स्टेटमेंट है वो सबको परेशान करता है, ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम आर प्रोटीन, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये अगर उल्टा पूछ दे कि ऑल प्रोटीन आर इंजाइम, तो ये गलत है, ठीक है। ये याद रखेगा, ये कई बार क्वेश्चन में आपको परेशान कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल साइकिल में आते हैं। तो सेल साइकिल में मैंने आपको अभी बताया था कि क्या क्या है, G1, S, G2 और ये फिर G0 तो क्विसेंट स्टेज हो गया। S में डीएनए डबल हो जाता है, बाकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था G1, S, G2, ठीक है। डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कभी भी पूछे कहाँ होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस में होता है, ठीक। उसके बाद आपसे इसमें क्विसेंट सेल के बारे में पूछ सकता है कि क्विसेंट सेल में क्या होता है, तो किसी टाइप का डिवीजन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। हर एक जो मतलब जनरेशन में जाएगा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। वही अगर मियोसिस देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2n से n, ठीक है। तो याद रखिएगा माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज में क्या होता है, इतना ज़्यादा कंडेंसेशन वगैरह आपसे इतना कुछ पूछेगा नहीं। आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको मियोसिस 1 के जो है, मियोसिस 1 के जो पहला फेज है, मियोसिस 1 का प्रोफेज, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेज होता है। इसमें आपको मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ट्रिक से। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटीन
मैंने आपको तब भी बोला था लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ठीक है। तो बुके स्टेज मैंने आपको बताया था कि कहाँ होता है, तो लेप्टोटीन लालू, जय, पटना, दीपिका देखे, लालू, जय, पटना, दीपिका देखे, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बुके स्टेज। जैगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होती है, ठीक है। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। चौथा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी घुल जाता है और एक्स रेज स्ट्रक्चर जिसको कि कैसमेटा बोलते हैं वो अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये डाइकेनेसिस में पूरे तरीके से चेसमेटा खत्म हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए टिपिकली है क्या, माइटोसिस जो है, माइटोसिस और मियोसिस टू ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों का इवेंट सेम होता है। तो याद रखिएगा, कोई कभी भी अगर आपको एक चीज़ बोले कि माइटोसिस इज सिमिलर टू मियोसिस टू, तो बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर आप एनसीईआरटी सीरीज से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन तब भी मैं एक एक बार जो है इसमें देख लेता हूँ। देखिए हमारा डायजेशन को स्टार्ट करें, हमारा जो टूथ है वो एक सॉकेट में जाके फिट है, तो इस टाइप का जो अटैचमेंट है उसको बोलते हैं थिफियोडोंट, क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। और हमारे जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, मतलब पहली बार में, और वो कुछ दांत जो होता है रिप्लेस होते हैं, टेम्पररी से परमानेंट में आते हैं। तो कुछ दांत हमारे बचपन में टूटते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, तो उस टाइप के जो टीथ आते हैं उसको बोलते हैं डिफियोडोंट। तो थीकोडोंट हमारा डेंटेशन में फिट है, डिफियोडोंट जो रिप्लेस होता है परमानेंट से, परमानेंट जो होता है, टेम्पररी जो टूटा है वही जो दूध के दांत टूट के और जो परमानेंट वाले लगते हैं उसको बोलते हैं डिफियोडेंट, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 212/2123/2123, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता है कि ये देखिए स्टोमक का पार्ट, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। देखते जाइए आप, ये देखिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट जब भी जाइएगा तो आपको पता है कि सेरोसा सबसे बाहर वाला, फिर उसके बाद मस्कुलरसिस, फिर सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये चारों लेयर याद रखिएगा, सेरोसा, मस्कुलरसिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये लेयर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विलाई का काम क्या होता है, माइक्रोविलाई का, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, याद रखना है। कॉमन बाइल डक्ट कौन कौन मिल के बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट जो ये देख रहे हैं, ये लीवर का से जो फ्लूइड आया और जो गॉल ब्लैडर से जूस आया, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो कल को आपसे पूछ देगा कि गॉल ब्लैडर का और हेपेटिक डक्ट का, लीवर का, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। डाइजेशन आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको बस एक दो चीज़ बताता हूँ कि सलाइवा के अंदर में कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ेगा, सैलिवरी ग्लैंड। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब मुंह से चबाते हैं, चर्निंग मूवमेंट से जो, तो गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट होता है तो एक गोल टाइप का बनता है, उसको बोलते हैं बोलस। उससे पहले क्या बनता है, काइम। तो जो हम लोग चबाते हैं तो गोल टाइप का बन जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। HCl जरूरी है, ठीक है। गोबलेट सेल क्या सीक्रेट करता है, तो म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। फैट ग्लिसराइड में तोड़ता है, कौन तोड़ता है, तो लाइपेज तोड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डाइपेप्टाइड, ये माल्टोज, ये कौन किसको किस में तोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने बता दिया था, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का आपको पता है, कॉलम, सिकम, रेक्टम। अच्छे से एक नज़र देख लेना है, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर जॉन्डिस वगैरह पता ही आपको कि बाइल पिगमेंट के जो उसके डिपोजिटेशन के कारण जॉन्डिस होता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते चलिए। ब्रीदिंग में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर से, ज़्यादा बीपीएससी बहुत कम ही, रेयर ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते चलेंगे। एल्वलाई होता है, आपको पता है क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन पता है, इंस्पिरेशन सांस लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। O2 और CO2 के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो किसके कारण होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने छोड़ दिया था अभी के लिए, वो पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। हार्मोन वाला जो चैप्टर था, ठीक है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कल को कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, तो ऑक्सीटोसिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो मदर से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्रोजन्स, ये सब आपको पता ही होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब हम लोगों ने अच्छे से, इससे पहले भी जो एनसीईआरटी सीरीज है आप उसमें 10-10 मिनट में जाके चैप्टर को पढ़ सकते हैं, हम लोगों ने उसमें किया हुआ है, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड जो है वो क्या सीक्रेट करता है, तो मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का क्या काम होता है, तो रिदम को मेंटेन करना। ध्यान रखिए, अभी मैं फिर से बोला, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो पेपर में आएगा, ठीक है। मेलाटोनिन जो है सो 24 आवर रिदम को वो करता है, मेंटेन करता है। थायराइड ग्रंथ T3 T4 पता है आपको, हम लोग के गार्जियन कभी कभी जाके चेक कराते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या काउज करता है, गोइटर, और किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन के कारण, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म। पैराथायराइड पता है क्या होता है,
ये कैल्शियम आयन को जो है सो रेगुलेट करता है, ठीक है। ये कैल्शियम लेवल में जो है सो ब्लड के उसको बढ़ा देता है, ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है पैराथोराइड। थाइमस का काम पता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल टी सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा। एड्रिनल बताया आपको, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला में अलग अलग में डिवाइडेड है, ठीक है। एड्रिनल मेडुला जो है 2 सीक्रेट हार्मोन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। एड्रिनल मेडुला जो है 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फिर इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। कब कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाता है, ठीक है, तो कैसे कोई डर लग गया या कुछ भी हो गया, अचानक से आपको डरा दिया, तो कौन सी बॉडी में सीक्रेट होता है, तो याद रखिएगा इमरजेंसी हार्मोन जिसका नाम है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज में अल्फा सेल और बीटा सेल, अल्फा तो ग्लूकागोन, बीटा तो इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अल्फा तो ग्लूकागोन, बीटा तो इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकागोन ज़्यादा हो गया तो उसके अपोजिट में काम करता है कौन, इंसुलिन, ठीक है। फिर वही हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ज़्यादा दिन तक अगर शुगर बढ़ा रहा तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये सब चीज़ तो आप लोग पर देखते आ रहे हैं, टेस्टिस, ये सब ओवेरी वगैरह सब आपको पता है। बस इतना याद रखिए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, और एलएच सर जो होता है वो लीड्स टू ओव्यूलेशन, 14th डे जो होता है एलएच सर लीड्स टू ओव्यूलेशन, एग रिलीज होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एएनएफ, हार्ट जो हमारा है वो सीक्रेट करता है एएनएफ, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन कल को आपसे पूछ सकता है कि हार्ट क्या सीक्रेट करता है, तो एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका कि नाम है एएनएफ, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 12th में अपने रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा उसमें जूलॉजी का कुछ पार्ट नहीं है, तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये मैंने करवाया है, ठीक है। एक चैप्टर और है, मैंने तब आपको बताया था कि मेलस इनकस स्टेप्स के बारे में, ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है, यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए, कल को क्वेश्चन आ सकता है कि मेलस इनकस स्टेप्स किसके पार्ट है, तो मिडिल ईयर के पार्ट है, ठीक है। कल को मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आई जो है उसके अंदर में जो एक प्रोटीन होता है जिसका कि नाम है ऑप्सिन प्रोटीन, और एक एल्डिहाइड है उसका नाम है रेटिनल। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हमारा जो आई है उसके अंदर एक प्रोटीन है उसका नाम है ऑप्सिन, और अगर रेटिनल क्या है तो एल्डिहाइड। तो लास्ट में देखिए एल लगा है ना, तो एल्डिहाइड, इन लगा है तो मतलब प्रोटीन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। विजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन कल को पूछा जाता है, ठीक है। स्पेस जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, CAL, ठीक है, याद रखिए, काल, मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो भरा होता है, ठीक है। और लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है वो होता है V, तो LVR, ठीक है। तो लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर। तो फिर से बोलिए, एक्वस ह्यूमर किस किस के बीच में, C और CAL, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है। तो याद रहेगा, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आई का पार्ट दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉर्निया दे रखा है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन होता है कॉर्निया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेंस जो होता है लिगामेंट से इसको वो रहता है, पकड़े रहता है, ठीक है। आइरिस के बगल में जो एपर्चर रहता है इसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर क्या होता है, रेटिना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन पूछ सकता है। तब भी मैंने बोला था हिंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा होता है, तो पोन्स सेरेबेलम मेडुला, पोन्स सेरेबेलम मेडुला, ठीक है, पोन्स सेरेबेलम मेडुला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और वही फोर ब्रेन का पूछ लेता है, तो फोर ब्रेन का क्या बोलेगा, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डायग्राम देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये सेरेब्रम, ये देखिए मिड ब्रेन का पार्ट, ये हिंड ब्रेन का, ये तीनों पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों। क्वेश्चन आता है वही हंगर थर्स्ट वाला सब जो क्वेश्चन आता है वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दिमाग में होना चाहिए। फिर जो मैंने आपको बोन वगैरह पढ़ाया था, जो जॉइंट वगैरह पढ़ाया था, वो इसमें देख लीजिए कि ये फेस से रिलेटेड जो अपना है ह्यूमन स्कल का कैसा है, ये एक बार एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे है। एक नज़र इसको जरूर देख जाइएगा कि फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। हम लोग का जो मतलब जो भी मूवमेंट होता है वो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट वगैरह में होता है, ठीक है। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, फाइब्रस में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, जैसे हमारे हेड वगैरह सब में हो गया, ठीक है। स्कल बोन जो हो गया, सिनोवियल में होता है जहाँ फ्लूइड रहेगा उसमें। अब इसी का एग्जांपल ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में, सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जो है सो आप इसको देख लीजिएगा। तो एक तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो मेजर पोर्शन था, जहाँ से इतना टाइम में जहाँ तक किया जा सकता था हम लोगों ने उसको किया है। आप इतना जरूर देखिएगा, जो मैंने बताया उसको लिख लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जूलॉजी बहुत हद तक आप वहाँ पे सही करके आइएगा, ठीक है। मेरा वादा है कल से हम लोग क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। कल से क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होगा, तो जुड़े रहें, अच्छे से अपना तैयारी करते रहें। जो बोला हूँ वापस से बोल रहे हैं, इसको बढ़िया से लिख लें, और अगर अच्छे से लिखा रहेगा तो बिल्कुल आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट जुड़ने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।